नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हुआ आज फिर विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन साथी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़िए विशु वारदात तक के इस परिवार से, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आते हैं आज की कहानी पर। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है बिहार के वैशाली जिले की। 8 अक्टूबर करीब 8 से 9 बजे रात में एक व्यक्ति खिड़कियों के रास्ते घुसता है और घर में पति पत्नी सो रहे थे। तभी अचानक से गोलियों की आवाज आती है, एक के बाद एक कई गोलियों की आवाज आती है। और जब पत्नी उठकर देखती है तो उसके कमरे में सामने एक व्यक्ति खड़ा है जो उसकी पति के सीने पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग रहा है। अब वह चिल्लाना शुरू करती है, जोर जोर से चीखना शुरू करती है। तभी जो अपराधी होता है गोलियां मारने के बाद वहां से खिड़की के रास्ते ही फरार हो जाता है। यानी कि जो जिस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी उसके कमरे के जस्ट पीछे रास्ता रहता है, वहां से वह अपराधी फरार हो जाता है। अब फौरन ही आसपास के लोग दौड़कर गोलियों की आवाज सुनकर आते हैं तो देखते हैं कि वैशाली जिले का रहने वाला सुधीर लहूलुहान पड़ा हुआ है, उसकी सांसें भी बंद हो चुकी हैं। अब जो पड़ोसी होते हैं उसको किसी तरह उठा करके सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। फौरन ही पुलिस भी पहुंचती है और पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल करती है। सबसे पहले पुलिस पत्नी से पूछताछ करती है। दरअसल जो मरने वाला व्यक्ति होता है वह वैशाली जिले के हाजीपुर का रहने वाला सुधीर होता है और जो उसकी पत्नी रहती है उनका नाम सुमन रहता है। पुलिस सुमन से पूछताछ करती है तो सुमन मृतक की पत्नी बताती है कि हम लोग एक ही कमरे में पति पत्नी दोनों सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे। तभी एक व्यक्ति खिड़कियों से कूदकर हमारे कमरे में आया और मेरे पति को एक के बाद एक कई गोलियां मारना शुरू की। जब तक मैं कुछ समझ पाती तब तक वह अपराधी गोली मारकर वह व्यक्ति फरार हो गया। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था, कई बार तो वह बेहोश भी हो जा रही थी। अब जो पड़ोसी थे, जो रिश्तेदार थे, किसी तरह सुमन को तसल्ली देते, ढाढ़स बढ़ाते, लेकिन अब बारी थी पुलिस की। पुलिस कातिल के तलाश में लग जाती है। लाश का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद लाश को पुलिस वाले परिवार को सौंप देते हैं। परिवार वाले अब सुधीर का अंतिम संस्कार करते हैं। अब सुधीर का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। इधर धीरे धीरे करीब 10 दिन हो जाते हैं। पुलिस रिश्तेदारों से पूछताछ करती है, पड़ोसी से पूछताछ करती है, सभी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस को कोई भी क्लू दिखाई नहीं दे रहा था जिससे वह अपराधी को पकड़ सके। अब पुलिस अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस पत्नी से पूछती है कि ये बताइए कि पहले भी सुधीर का किसी से झगड़ा हुआ था या किसी से कोई जाति दुश्मनी थी। पत्नी कहती है ऐसा कुछ तो है नहीं, इनकी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी, बहुत ही अच्छे इंसान थे, सबसे मोहब्बत भरी बातें करते थे, ऐसा कुछ तो नहीं है। अब पुलिस सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी छोटी लेन देन के चक्कर में किसी व्यक्ति को कुछ ठेस लगा हो और उसने गोली मार दी। आखिर बात क्या हो सकती है। पुलिस तरह तरह के एंगल से जांच पड़ताल करती है। करीब करीब महीनों गुजर जाते हैं, 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। अब पत्नी सुमन पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। हाजीपुर सदर थाना पहुंचने के बाद थानाध्यक्ष से बातचीत करती हैं और पूछती हैं कि आखिर मेरे पति के कातिल पकड़े क्यों नहीं गए। अब थानाध्यक्ष हैरान रहते हैं, उनके पास इस चीज का कोई जवाब ही नहीं था। अब थानाध्यक्ष उस महिला सुमन को बताते हैं कि ठीक है, आप जाइए, बहुत जल्द अपराधी पकड़ा जाएगा, हम अपराधी के करीब तक पहुंच चुके हैं। अब अपराधी हथकड़ी से दूर नहीं है। सुमन वहां से चली जाती है। एक टीम गठित होती है और वह जांच पड़ताल में
लग जाती है। एसओजी और कई सारी टीमें लगा दी जाती हैं। तभी नाजायज संबंध किसी से कहीं सुधीर के थे तो नहीं, या फिर किसी से और सारी चीजें, सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद फिर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। अब पुलिस के हाथ पांव फूल रहे थे, उधर सुमन लगातार दबाव बना रही थी। अब एक दिन पुलिस उसकी कुंडली निकालने लगती है। जब से उस दरअसल जो सुधीर रहता है वह एक स्कूल का संचालक रहता है, प्रिंसिपल रहता है। अब वहां से किसी की नाराजगी तो उससे थी या नहीं थी। अब पुलिस वहां से उसकी कुंडली निकालने लगती है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति से कुछ दिनों पहले उसकी झकझक हुई थी, थोड़ी बहुत बातें हुई थी, और उस व्यक्ति को सुधीर ने अपने स्कूल से निकाल दिया था। दरअसल जो व्यक्ति रहता है उसका नाम प्रभात रहता है, और प्रभात उसी स्कूल में पढ़ाने के लिए आया होता है और उसी स्कूल में शिक्षक रहता है। और किसी बात को लेकर सुधीर ने प्रभात को कुछ दिन पहले ही निकाल दिया था। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है, और जब पुलिस प्रभात का नंबर ट्रेस करती है, कॉल ट्रेस करती है, तभी उसको एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। पुलिस को कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं प्रभात के फोन से जो वाकई में पुलिस भी हैरान थी। पुलिस के पांव तले जमीन खिसक गई थी। दरअसल जो पत्नी सुमन रहती है, सबसे पहले आइए जान लेते हैं सुमन की कुंडली को, सुमन के इतिहास को। सुधीर पढ़ाई लिखाई करने में काफी माहिर था, काफी अच्छी पढ़ाई लिखाई इसकी चल रही थी। अब इसी बीच पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सुधीर 2012 में एक प्राइवेट स्कूल पकड़ता है। अब प्राइवेट स्कूल पकड़ता है, वहीं वह पढ़ाने लगता है। उसी स्कूल में जो सुमन रहती है वह भी उसी स्कूल में पढ़ाने के लिए आती हैं। अब दोनों सुमन और सुधीर एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। धीरे धीरे सुधीर की जो नजर थी वह सुमन पर थी। सुमन भी धीरे धीरे सुधीर को चाहने लगी थी, यानी कि दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करने लगे थे, बेतहा मोहब्बत करने लगे थे। एक दिन सुधीर सुमन को प्रपोज कर देता है और बताता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, और सुमन भी एक्सेप्ट करते हुए बताती है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूं। अब जब दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं तो कुछ दिनों बाद दोनों शादी करना चाहते थे। अब 2012 में ही दोनों अपने परिवार वालों से बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद जैसे तैसे काम चल रहा था। अब जो सुधीर होते हैं संचालक, वह ट्यूशन पढ़ाकर अब अपना काम चला रहे थे। धीरे धीरे अब अच्छे खासे बच्चे भी उनको मिल गए थे, लेकिन इससे भी उनका काम चल नहीं रहा था क्योंकि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। इसी बीच उनकी पत्नी ने कुछ दिनों बाद बच्चे को जन्म देती है। अब 2012 के बाद धीरे धीरे बच्चा भी बड़ा होने लगता है। अब 2016 आ जाता है। अब ट्यूशन पढ़ाने से सुधीर का काम चल नहीं रहा था, तो जो सुधीर होता है वह 2014 के बाद जो सुधीर होता है वह अपने पत्नी को सुमन को लेकर दिल्ली चला जाता है और दिल्ली में ही वह काम करने लगता है। लेकिन अब उससे उसका गुजारा नहीं हो रहा था, तो वह सोचता है कि क्यों ना घर चलकर एक स्कूल ही छोटा मोटा खोल लिया जाए। अब तो कुछ पैसे भी इकट्ठे हो गए हैं। कुछ पैसे इकट्ठे करने के बाद 2016 में सुधीर अपनी पत्नी सुमन के साथ अपने बच्चे के साथ घर चला आता है। घर आने के बाद वह एक स्कूल खोलता है जिसका नाम सेंट्रल स्कूल रखता है। अब उसमें उसकी पत्नी और जो सुधीर है उसी स्कूल में एक कमरा भी होता है जिसमें दोनों रहते थे। अब स्कूल भी धीरे धीरे अच्छा खासा चलने लगा था। काफी अच्छी पढ़ाई लिखाई उस स्कूल में होती थी, काफी अच्छे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आने लगे थे। अब अच्छा खासा इनकम होने लगा था। धीरे धीरे 2 साल और बीत जाते हैं। 2018 आता है। 2018 में एक शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम प्रभात रहता है। प्रभात बेहद ही हैंडसम और सुंदर लड़का रहता है जिसकी उम्र करीब 28 से 30 साल रहती है। और प्रभात उस स्कूल में शिक्षक के रूप में पढ़ाने लगता है। उससे लड़के भी बेहद खुश रहते, संचालक भी बेहद खुश रहते। अब धीरे धीरे कुछ दिन और गुजरता है।
जो प्रभात रहता है उसकी नजदीकियां प्रिंसिपल की पत्नी, संचालक की पत्नी सुमन से बढ़ने लगती हैं। अब अक्सर कर जब भी उसको समय मिलता, वो प्रिंसिपल के कमरे में जाकर सुमन के साथ बैठकर बातें करता, समय व्यतीत करता। अब धीरे धीरे एक दिन प्रिंसिपल यानी कि सुधीर कहीं गए होते हैं। उसी समय प्रभात उनके कमरे में जाता है और उनकी मैडम यानी कि उनकी पत्नी के साथ, सुमन के साथ शारीरिक संबंध भी बना रहे होते हैं। अब जो सुधीर होते हैं अचानक से अपने कमरे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके कमरे से प्रभात जा रहा है। और जब अंदर जाके देखते हैं तो जो सुमन होती है वह आपत्तिजनक स्थिति में होती है। वह सब कुछ माजरा समझ जाते हैं कि आखिर उनके घर में चल क्या रहा है, सुमन और प्रभात के बीच में चल क्या रहा है। अब अगले दिन जैसे ही प्रभात सुधीर को देखता है वहां से चला जाता है और अगले दिन जब स्कूल खुलता है सभी शिक्षक सभी लोग आते हैं तो जो सुधीर होता है वह प्रभात को स्कूल से इस स्कूल में जो है डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए, जो शिक्षक का डिसिप्लिन होता है वह फॉलो करने के आरोप में उसको स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। उन दोनों लोगों के बीच थोड़े बहुत झगड़े भी होते हैं। उसके बाद सुधीर उनको कॉलेज से ही, पूरे स्कूल से ही बाहर निकाल देते हैं। इस पर कुछ जो शिक्षक होते हैं वह विरोध भी करते हैं कि सर रहने दीजिए, प्रभात काफी अच्छा लड़का है और काफी लड़कों को मेच्योरिटी के साथ पढ़ाते भी है, काफी अच्छे शिक्षक हैं। लेकिन सुधीर कुछ भी नहीं सुनता है और उसे वहां से भगा देता है। कुछ दिनों बाद जो सुमन की पत्नी होती हैं फिर प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सॉरी, जो सुमन पत्नी होती हैं सुधीर की, वह प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब प्रेग्नेंट होने के बाद जो उनका पति रहता है, अब वो यह जानता था कि प्रभात और उनके बीच कुछ अफेयर था। अब इसी चीज को लेकर के अक्सर कर उन दोनों में, सुधीर और सुमन में लड़ाइयां होती थी, झगड़े होते थे और वह परेशान हो जाता था। सुमन को भी कई बार सुमन के साथ उसने मारपीट भी की। सुमन परेशान हो जाती थी। तभी सुमन एक दिन प्रभात से बातचीत करती हैं और बातचीत करने के बाद 3,50,000 रुपए में एक अपराधी को टेंडर दिया जाता है। अब अपराधी को टेंडर दिया जाता है अपने ही पति को मरवाने के लिए, यानी कि सुमन प्रभात के साथ मिलकर अपने पति की हत्या का खौफनाक प्लान तैयार करती हैं और 3,50,000 में एक शूटर को टेंडर दिया जाता है और प्लान के तहत सुमन खिड़की खोलती हैं और जाकर सो जाती हैं। अब खिड़की खुली रहती है, जैसे ही शूटर आता है 8 अक्टूबर 2023 की रात को शूटर घर में घुसता है और एक के बाद एक गोलियां मारता है और वहां से निकल जाता है। अब जैसे ही वह भाग जाता है, सुमन शोर करने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं। आसपास के लोग जुटते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है और पुलिस फिर जांच पड़ताल करने लगती है। अब जांच पड़ताल में पुलिस को 2 महीने लग जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रभात के मोबाइल को जब खंगालती है तो पता चलता है कि प्रभात के मोबाइल से कई घंटे उसके पति के मरने के बाद भी, यानी कि सुधीर के कत्ल के बाद भी उसकी पत्नी से बातचीत होती है और पहले भी होती रही थी। जिस दिन कत्ल हुआ था उस दिन भी बातचीत हुई थी। अब पुलिस को एक तगड़ा 420 वोल्ट का झटका लगता है कि यहां तो हमारी नजर कभी गई ही नहीं, पत्नी के मोबाइल को तो हमने कभी खंगाला ही नहीं। जो केस मात्र 1 दिन में सॉल्व हो सकता था उसमें हमने महीनों लगा दिया। अब फौरन ही पुलिस सुमन और प्रभात को गिरफ्तार कर थाने लाती है और दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करती है। दोनों ही अपना जुर्म कबूल करते हैं। दोनों को पकड़कर धारा 302 और भी कई संगीन धाराओं में दोनों को जेल भेज दिया जाता है। सुमन जो कि प्रेग्नेंट रहती हैं, इसलिए उनको एक अच्छी बैरिक में रखा जाता है। उनकी देख रेख के लिए डॉक्टर भी नियुक्त किया जाता है, क्योंकि गलती सुमन की होती है, उस होने वाले बच्चे की नहीं होती है। उनके छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं वह घर पर अपने नाना नानी के साथ आज भी अपने मम्मी के आने का इंतजार कर रहे हैं। उस मम्मी का इंतजार कर रहे हैं जिसने
हवस के लिए अपने प्रेमी से मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है शिवशंकर सिंह, नासिर पठान भाई हैं, रमन कुमार जी हैं, अनिल सालुंखे जी महाराज से हैं, सोहन लाल सेठिया हैं, बीवर राजस्थान से हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।